जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग सही हम स्वस्थ होंगे। तो आज मैं कल पार्ट 1 में मैं बताया था मोहम्मद बिन कासिम का। उसके आगे आज मैं बता रहा हूँ तुर्क से लोग आते हैं, जो तुर्क से आए थे। तुर्क से आए थे तो महमूद गजनबी इसने तुर्क से आया। तो इसका क्या काम था? ये 17 बार अटैक किया था भारत पर। ये 17 बार भारत पर आक्रमण किया और ये था गजनी से। इसका जो देश था वो था गजनी। इसके पिता का नाम था सुबुकुतगीन। सुबुकुतगीन इसके पिता का नाम था, फादर। और इसने 15 बार अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल पर। सोमनाथ टेम्पल पर इसने 15 बार अटैक किया, जिसमें से ये पहले तो ये 28,000 किलोग्राम के करीब ये सोना लेकर गया था और 48,000 किलोग्राम के करीब में ये चांदी लेकर गया था। यानी आप कह सकते हैं महमूद गजनबी आया था तुर्क से। तुर्क में एक जगह है गजनी, वहां से आया, गजनी से। इसके पिता का नाम सुबुकुतगीन। इसने 17 बार इंडिया पर अटैक किया और इसने 15 बार अटैक इसने सोमनाथ टेम्पल पर किया, जिसमें से ये 28,000 किलोग्राम सोना और 48,000 किलोग्राम चांदी करीब ले गया। इसके बाद कौन आता है? मोहम्मद गौरी। वो भी तुर्क से आया था, तुर्क से ही आया था मोहम्मद गौरी। इसका सेनापति जो था बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी तुर्क से आया था। इसके सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी और इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसने 5 बार इंडिया पर अटैक किया। इसने इंडिया पर 5 बार अटैक किया। 5 अटैक्स ऑफ इंडिया, 5 टाइम अटैक्स ऑफ इंडिया। इसने 5 बार इंडिया पर अटैक किया, जिसमें से इसके 3 अटैक थे इसके बहुत फेमस थे। 3 फेमस। इसके 3 अटैक बहुत फेमस थे। 3 अटैक कौन कौन से थे ये मैं बताऊंगा। बैटल ऑफ त्राइन यानी त्राइन का युद्ध, बैटल ऑफ त्राइन का युद्ध और बैटल ऑफ चंदावर। मतलब बैटल ऑफ त्राइन ये हुआ था फर्स्ट मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी के बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ये फर्स्ट बैटल है। ये हुआ था 1192 में। इसमें मोहम्मद गौरी हल्के पर जाते हैं, जबकि पृथ्वीराज चौहान गरु पर जाता है और जीत जाता है। सेकंड हुआ था ये 1191 में हुआ था और सेकंड भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ था। ये हुआ था 1192 ईस्वी में। इसमें पृथ्वीराज चौहान हल्के पर जाते हैं, जबकि मोहम्मद गौरी जो था
वो भारी पड़ जाता है। इसी के कारण मोहम्मद गौरी जीत जाता है। बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ तराइन यानी इसे कहते हैं बैटल ऑफ तराइन इसे कहते हैं, यानी तराइन का युद्ध ये दोनों है। और ये है चंदावर। चंदावर का है, इसमें हुआ था राजा जयचंद के साथ, पृथ्वी गौरी और राजा जयचंद। ये युद्ध गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था 1194 ईस्वी में। गौरी है मोहम्मद गौरी, इसके पास 4 गुलाम होते थे। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला गुलाम इसका था कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा था एल्दोज, तीसरा था नसीरुद्दीन और चौथा था इल्तुमिश। तीसरा था नसीरुद्दीन इसके पास 4 गुलाम होते थे मोहम्मद गौरी के पास। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा एल्दोज, तीसरा नसीरुद्दीन महमूद, चौथा इल्तुमिश। इसके बाद ये चारों हुआ करते थे। तो अब इसका क्या है ये मैं पूरा समझा रहा हूँ डिटेल से कहानी के नुमा। मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था, जिसमें से 3 बहुत फेमस अटैक थे। एक फर्स्ट था तराइन का युद्ध यानी बैटल ऑफ तराइन। ये 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। इसमें गौरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। दूसरा हुआ फिर बैटल ऑफ तराइन 1192 में। इसमें गौरी अपने पूरी सेना के साथ आता है और पृथ्वीराज चौहान के ऊपर भारी पड़ जाता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तीसरा हुआ बैटल ऑफ चंदावर, ये राजा जयचंद और गौरी के बीच में होता है। इसमें राजा जयचंद को ये गौरी जो है मार देता है। ये हुआ 1194 ईस्वी में। और ये अब होता क्यों है, जो राजा जयचंद थे वो दिल्ली के राजा थे। राजा जयचंद दिल्ली के राजा थे। इसमें होता क्या है, जो पृथ्वीराज चौहान थे वो दिल्ली के राजा थे और राजा जयचंद कन्नौज के राजा थे। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान जो थे वो राजा जयचंद की बेटी एक थी जिसका नाम था संयोगिता, उससे प्यार करते थे। तो क्या होता है ऐसे में, कन्नौज के राजा जयचंद अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखते हैं और उसमें पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाते हैं। इससे जो पृथ्वीराज चौहान है वो स्वयंवर में जाकर राजा जयचंद की बेटी से भागकर शादी कर लेता है। ऐसे में राजा जयचंद को गुस्सा आया। वो जब गुस्सा आ गया राजा जयचंद को, तो वो पृथ्वीराज चौहान के प्रति मोहम्मद गौरी को बुला कर लाया। अब पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए मोहम्मद गौरी आता है, लेकिन हुआ क्या, पृथ्वीराज चौहान भारी पड़े और 1191 में युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान जीत गए। फिर दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जो था वो आया, फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ आता है। आगा पृथ्वीराज चौहान से युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान मारे जाते हैं। ये 1192 की बात है। अंत में क्या होता है, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पूरा जो दिल्ली था उस पर मोहम्मद गौरी ने कब्जा कर लिया। उसके बाद में उसके मन में आता है
कि जिसने मुझे बुलवाया उसे भी मुझे मार देना चाहिए। फिर वो बढ़ते बढ़ते कन्नौज की तरफ जाता है। मान लीजिए दिल्ली है, ये है दिल्ली, ये है कन्नौज, ये कन्नौज की तरफ जाता है। ये बढ़ते बढ़ते कन्नौज की ओर चला जाता है और 1194 में कन्नौज के राजा जयचंद को मारकर कन्नौज भी जीत लेता है। ये पहला आक्रमणकारी है जिसने अपने देश में जाकर सोने के सिक्के चलवाए थे जिस पर लक्ष्मी जी का चित्र अंकित था। मोहम्मद गौरी जो है ये पहला आक्रमणकारी इस तरह है, ये अपने देश में जब गया तो उसमें लक्ष्मी वहां के सिक्के जो चलते थे उस पे लक्ष्मी जी का चित्र अंकित कराया, उस पे चित्र बनवाया। और वो चित्र क्यों अंकित कराया उसका भी एक रीजन था। लक्ष्मी जी का चित्र अंकित कराने का रीजन ये था, ये भारत में जब आया तो अपने देश के जिस भी घर में जाता था वहां पर लक्ष्मी जी की फोटो लगी रहती थी, मूर्तियां रखी रहती थी। तो इसने सोचा कि लक्ष्मी जी की मूर्तियां लगाने से, फोटो लगाने से इनके घर में धन संपदा आती है। तो वो सोचा कि अब मैं जाकर अपने देश में सिक्कों पर ही लक्ष्मी जी की फोटो बनवा लूंगा, यानी चित्र अंकित करा दूंगा, हमेशा सबके पास में रहेगा, सबके पास धन आएगा। लेकिन ऐसा नहीं था, लक्ष्मी जी इस पर नहीं हावी हुई। क्यों नहीं हुई? जैसे जो इंडिया के लोग थे, इंडिया के जो लोग थे वो लक्ष्मी जी को दिल से मानते थे, वो उनकी पूजा करते थे, दिल से मानते थे। और ये लोग केवल धन कमाने के लिए मानते थे, ये लोग केवल धन कमाने के लिए मानते थे। तो इसलिए ऐसे में वहां पर लक्ष्मी जी इसके ऊपर सवार नहीं हुई। अब इसके बाद क्या आता है? अब इसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, तो ये बीच में ये दिल्ली है, दिल्ली, यहां पर है कन्नौज, और यहां पर है लाहौर, यहां पर है लाहौर की तरफ, इधर लाहौर की तरफ। ये कन्नौज और इधर इधर का जो साइड है ये पूरा लाहौर इधर है। तो ये क्या होता है, और यहाँ पर मानते हैं अफगानिस्तान, ये यहाँ पर मान लेते हैं, वैसे मैप में यहाँ पर नहीं होगा लेकिन मानते हैं ये अफगानिस्तान। ये है अफगानिस्तान। तो दिल्ली, कन्नौज व लाहौर की तरफ एक छोटा सा इलाका भी गौरी जीत चुका था। दिल्ली, कन्नौज और लाहौर की तरफ एक छोटा सा इलाका था, उसे भी जो ये गौरी है वो जीत चुका था। मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन एल्दोज, इल्तुमिश व नसीरुद्दीन महमूद। इंडिया में अभी तक हिंदुओं का राज चल रहा था, इंडिया में अभी तक हिंदुओं का राज चल रहा था, लेकिन अब हिंदुओं का राज खत्म होने वाला है। तो 1294 का समय, जैसे 1204 से 1205 का समय, 1204 से 1205 का समय, 1204 से 1205 का समय गौरी अपने दरबार में बैठा था। गौरी अपने दरबार में बैठा था, वह अपने 4 गुलामों को बुलाता है और कहता है मैं अफगानिस्तान से आया हूँ। जो गौरी था वो अफगानिस्तान से आया था। वो कहता है मैं अफगानिस्तान से आया हूँ और मैं यहाँ पर आकर बीमार पड़ चुका हूँ और मुझे इंडिया सूट नहीं कर रहा, मुझे इंडिया सूट नहीं कर रहा और मैं यहाँ से लौटकर अपने देश जाना चाहता हूँ। लेकिन बड़ी मेहनत करके मैंने इतनी जगह पर कब्जा किया है, तो इसे ऐसे में मैं नहीं
छोड़कर जाने वाला हूँ। तो मुझे, अगर मैं इसे ऐसे छोड़कर जाऊंगा तो ये मुझे शोभा नहीं देगा, ये मेरे इज्जत के खिलाफ है। तो मैं चाहता हूं कि तुम चारों में से किसी एक को इस इलाके का राजा बना दिया जाए। तो ऐसे में क्या होता है, वो इन चारों के बीच एक कंपटीशन लगता है। इसके जो चारों थे गुलाम, इनके बीच एक कंपटीशन लगता है। कंपटीशन लगता है, कंपटीशन का था क्या था, ये कहता है जो ये मेरा राज है, जितने पर मैंने कब्जा किया है, उसका एक चक्कर जो सबसे पहले लगाकर आएगा उसे मैं ये राज देकर चला जाऊंगा। तो ऐसे में क्या होता है, उसी, ये कहता है इस राजधानी का जो एक चक्कर लगा कर आएगा उसे मैं ये राज देकर चला जाऊंगा। तो ऐसे में राजा देखकर चला गया। अब होता क्या है, गयासुद्दीन, फर्स्ट नंबर गयासुद्दीन, दूसरा नंबर नसीरुद्दीन और तीसरा नंबर एल्दोज, ये तीनों अपना घोड़ा उठाते हैं और इस राज का चक्कर लगाने के लिए चल देते हैं। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह नहीं जाता। तो गौरी कहता है तुम क्यों नहीं जाते हो, क्या तुम्हें राज नहीं चाहिए? फिर क्या होता है, मोहम्मद गौरी, वो जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मोहम्मद गौरी को अपने गोद में उठाता है और उसके जो उसकी गद्दी था, ये मानते हैं उसका सिंहासन था, उसकी गद्दी है, यहाँ पर वो मानते हैं बैठता था। तो उसे गोद में लेकर इसकी चक्कर काटता है और कहता है आपका राज, फिर वो बोलता है आपका राज वहीं से शुरू होता है जहां से आप बैठते हैं, और आपका साम्राज्य वहीं तक चलता है जहां तक आप प्रसार यानी विस्तार करते हैं। मेरी नजर में आपका राज यही है। तो ऐसे में मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन के इस कथन से बहुत खुश हो जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है और वो इसे पूरा राज देकर चला जाता है। यानी इन तीनों के आने के पहले ये राज देकर चला जाता है यहाँ से। तो वो जाने से पहले वो क्या कहता है, वो बोलता है मुझे ऐसे ही बंदे की जरूरत थी जिसमें काम करने की कला हो। जब तक ये तीनों आते हैं वो यहाँ से पूरा राज देकर यहाँ से यानी इंडिया से वो चला जाता है। अब समय काल है 1206 ईस्वी का। राजधानी लाहौर, इसलिए अभी सल्तनत नहीं, दिल्ली सल्तनत नहीं चली है। अभी राजधानी लाहौर, इसलिए दिल्ली सल्तनत नहीं चली है। गुलाम वंश चल रहा है, ये है गुलाम वंश। ये अभी गुलाम वंश चल रहा है क्योंकि कुतुबुद्दीन गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन कभी नहीं अपने को राजा बनाया, वो अपने को हमेशा गुलाम ही कहता था। अभी गुलाम वंश चल रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ जो तुगलक वंश है, सबसे पहले जो है वो तुगलक वंश है।
ये कब तक चला? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। तुगलक वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। इसके बाद 1290 से 1320 तक गुलाम वंश चलता है। 1290 से 1320 तक गुलाम वंश चलता है। और 1320 से 1413 तक लोधी वंश चलता है। और 1414 से लमसम 1414 से 1451 तक सैयद वंश चलता है। और लास्ट में जो है 1451 से 1526 तक खिलजी वंश चलता है। 1526 तक खिलजी वंश चलता है। यहीं पर एंड करते हैं वीडियो। आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। आशा है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। गुलाम वंश में राज करने वाला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश और उसकी बेटी रजिया सुल्तान और बलबन थे। अब कल हम अगले वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करेंगे। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।